ऑडियो बुक वांगमय 35 समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। चैप्टर 2 पार्ट 4 बृहत्तर भारत और उसकी सीमाएं। प्राचीन भारत का भौगोलिक सीमांकन करना कठिन है, क्योंकि उन दिनों शासन क्षेत्र का बहुत महत्व न था। यातायात के साधन कम होने से राजा और प्रजा दोनों को ही बड़े राज्यों में कठिनाई पड़ती थी। इसलिए छोटे छोटे गणतंत्र ही शासन का विस्तार उतना रखते थे जितने में सुव्यवस्था का उत्तरदायित्व आसानी से निभाया जा सके। चक्रवर्ती शासन सत्ता असीम होती थी। वह प्रांत प्रदेशों की सीमा से आगे बढ़कर समस्त विश्व में राजकीय नीति एवं मर्यादाओं का नियंत्रण करती थी। कहीं भी अनीति का प्रवेश और उच्छृंखलता का शासन सत्ता में समावेश नहीं होने देती थी। इस प्रकार उन दिनों विश्व राज्य संघ भी था, जिसे चक्रवर्ती सत्ता कहते थे। छोटे छोटे गणतंत्र भी थे, जो नीति और मर्यादा की दृष्टि से तो पराधीन थे, बाकी अर्थव्यवस्था एवं शासन संचालन में स्वतंत्र थे। राजकीय दृष्टि से देखा जाए तो आज जितना बड़ा भारत है, उतने में ही सैकड़ों गणतंत्र थे, जो परस्पर सहयोग के आधार पर सर्वतोमुखी प्रगति के लिए मिलजुल कर बिना किसी विद्वेष विग्रह के लोक व्यवस्था के लिए कार्य करते थे। उन दिनों राज्य तंत्र का नहीं, लोक मानस पर धर्मतंत्र का शासन था। इसलिए देश की सीमा निर्धारित करते समय यह देखना पड़ता था कि कितना क्षेत्र किस सांस्कृतिक आलोक से प्रभावित और प्रकाशित हो रहा है। इस दृष्टि से भारत की सीमाएं लगभग विश्व सीमा जितनी थी, क्योंकि यहाँ के तत्वदर्शी विघ्न मनीषी अपने मस्तिष्क में किसी छोटे क्षेत्र या वर्ग का हित साधन करने की बात न सोचकर समस्त विश्व की समृद्धि एवं प्रगति को ध्यान में रखकर अपने चिंतन एवं कर्तृत्व का निर्धारण करते थे। वसुधैव कुटुंबकम की भावना उन्हें किसी क्षेत्र विशेष के हित साधन तक सीमित रहने नहीं दे सकती थी। लोक शिक्षण एवं सांस्कृतिक विस्तार की दृष्टि से भारत जगत गुरु था। शासन नियमन की दृष्टि से चक्रवर्ती, दोनों को मिलाकर सोचा जाए तो यह कहना पड़ेगा कि राजतंत्र और धर्मतंत्र का लाभ समस्त विश्व को निरंतर पहुंचाते रहने के कारण भारत की भौगोलिक मर्यादाएं समस्त भूमंडल में सुविस्तृत थी। भारत का हृदय उत्तराखंड या आर्यवर्त कहा जा सकता है, पर उसका सुविकसित शरीर तो समस्त संसार ही रहा है। यहाँ के निवासी उन दिनों के यातायात साधनों के अनुसार जितने क्षेत्र में पहुंच सके और अपनी सेवा साधना से वहाँ प्रगति एवं समृद्धि के बीजारोपण कर सके, उसे बिना संकोच
भारत देश कहा जा सकता है। इस सीमा में यों आता तो समस्त संसार है, पर यदि विशिष्ट प्रभाव और विशिष्ट प्रयास को आधार मानकर सीमा निर्धारण किया जाए तो एशिया महाद्वीप का अधिकांश भूखंड भारत की भौगोलिक परंपराओं में आ जाता है। इन दिनों लंका, नेपाल, भूटान, सिक्किम, बर्मा, पाकिस्तान, बांग्लादेश भारत से अलग कट गए हैं। यह सभी इसी शताब्दी तक अपने देश के अविच्छिन्न अंग रहे हैं। 100 वर्ष पहले का यदि भूगोल देखा जाए तो यह सभी देश भारत के साथ जुड़े हुए दिखाई देंगे। दरिद्रताग्रस्त कुटुंब में से हर एक किशोर लड़का निकल भागने और अपना अलग घर बसाने की बात सोचता है। ठीक उसी दृष्टिकोण से उपरोक्त देशों का बिलगाव हुआ है। इससे आगे के क्षेत्र में कुछ शताब्दियों से पहले की स्थिति पर दृष्टिपात करें तो प्रतीत होता है कि भारत का विस्तार पूरे एशिया महाद्वीप में था। बृहत्तर भारत की भौगोलिक सीमाएं इस विशाल भूखंड के समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों तक सुविकसित होती चली गई थी। पूर्व एशिया में इंडोनेशिया, इंडो चाइना, मलेशिया के अंदर आने वाले समस्त देश और द्वीप भारत के अंग थे। मध्य एशिया में चीन, तुर्किस्तान, रूस, जापान, कोरिया, मंगोलिया आदि पर पूरी तरह भारत का वर्चस्व था। पश्चिम एशिया में ईरान, इराक, अरब, अफगानिस्तान जैसे वे देश जो इन दिनों इस्लाम धर्म के केंद्र हैं, उन दिनों भारत की सांस्कृतिक सीमा के अंतर्गत ही आते थे। उन दिनों की भौगोलिक सीमाओं का निर्धारण किया जाए तो पूर्व एशिया, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के तीनों क्षेत्रों को मिलाकर प्रायः पूरा एशिया बृहत्तर भारत की परिधि में आता था। निरंतर का सघन संपर्क और प्रखर आदान प्रदान संबंध सूत्रों को पूरी तरह सुदृढ़ बनाए हुए था। महाभारत युद्ध में एकत्रित राजाओं और उनकी सेनाओं का वर्णन पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि प्रायः समस्त एशिया के गणतंत्र उस विश्व युद्ध में सम्मिलित थे। इसका तात्पर्य यही निकलता है कि वे सभी गणतंत्र विशाल भारत की महाभारत की सीमा में आते थे। जो इस महायुद्ध में सम्मिलित हुए थे, अन्यथा किसी को दूसरे की आग में कूदने की क्या आवश्यकता पड़ती। महाभारत वस्तुतः एक गृह युद्ध ही था, जिसमें बृहत्तर भारत के सभी क्षेत्र प्रदेशों को सम्मिलित होना पड़ा था। यों यह प्रभाव क्षेत्र यूरोप, अफ्रीका आदि समीपवर्ती महाद्वीपों को भी छूता था और उसकी कुछ किरण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया खंडों तक पहुंचती थी, किंतु सघन संबंधों की कसौटी को ही प्रधानता दी जाए तो भी समस्त एशिया तो बृहत्तर भारत के अंतर्गत आता ही है।
यह नहीं समझना चाहिए कि विश्व निर्माण अभियान पर निकले हुए भारतीय केवल धर्म प्रचार ही करते थे। यह भी एक महत्वपूर्ण कार्य था, पर लक्ष्य इतने तक ही सीमित न था। व्यवसाय, शिक्षा, चिकित्सा, सुशासन आदि अनेक उपलब्धियों से सुदूर देशों को लाभान्वित करना हमारे पूर्वजों का प्रयोजन था। अस्तु, न केवल धर्म प्रचारक वरन सभी विशेषताओं के विशेषज्ञ अपनी अपनी क्षमता का अनुदान विश्व नागरिकों को प्रदान करने के लिए उत्साह और साहस पूर्वक अपनी यात्रा आरंभ करते थे। उन दिनों नौकायन और दुर्गम पैदल थल यात्रा ही केवल मात्र साधन इन यात्राओं के थे। घोड़े, ऊंट, हाथी आदि भी कभी कभी काम आते थे, तो भी पशुओं द्वारा खींचे जाने वाले वाहनों के उपयुक्त सड़कें प्रायः नहीं थी। इन परिस्थितियों में अधिक सरल उपाय जल यात्रा का ही रह जाता था। विश्व परिवार के साथ संपर्क बनाने के लिए प्राचीन काल में भारत ने अपने जलयान अधिकाधिक सुविकसित किए थे। जल मार्गों की जानकारी नौकायन विज्ञान को सुविकसित करने के लिए घोर प्रयत्न किया था। भारतीय समुद्र तटों पर अच्छे बंदरगाह थे। अन्य देशों में भी उन्हें सुविधाजनक बंदरगाह बनाने पड़े। केरल, चौल और पांड्य नामक दक्षिण भारत के राज्यों का व्यापार ग्रीस, रोम और चीन के साथ होता था। सीरिया के इतिहास से विदित होता है कि उन लोगों ने युद्ध में भारतीय हाथी प्रयुक्त किए थे और अप्रत्याशित सफलताएं पाई थी। मिस्र के पिरामिडों में दिवंगत राजाओं के मृत शरीर उपलब्ध हुए, वे भारत के बने कपड़ों में लपेटे पाए गए। चंद्रगुप्त मौर्य की जल सेना बहुत विकसित और विस्तृत थी। उसका विवरण चाणक्यकृत अर्थशास्त्र में दिया गया है। प्रसिद्ध यात्री मेगास्थनीज ने भी अपनी यात्रा विवरण में भारत की समुन्नत जल शक्ति का उल्लेख किया है। सुदूर पूर्व के देश किसी समय भारत के लिए घर आंगन जैसे बन गए थे। बौद्ध ग्रंथ महाजातक में भारतीय की वर्मा और अनाम यात्राओं के वर्णन है। इतिहासकार पेरिप्लस के अनुसार मछलीपट्टम बंदरगाह से व्यापारी जलयान पूर्वी द्वीप समूहों के लिए बहुधा आया जाया करते थे। सुसौंदी जातक के अनुसार भड़ौच (गुजरात) से भी जलयात्रियों के पूर्वी द्वीप समूहों के लिए जाने का वर्णन है। जावा के प्रचलित इतिहास में यह बताया गया है कि सौराष्ट्र और कलिंग के लोग वहां जाकर बसे थे और उस देश को समुन्नत बनाया था। इतिहासज्ञ पोकरू ने अपनी पुस्तक इंडिया इन ग्रीस नामक पुस्तक में लिखा है कि ईसा से 400 वर्ष पूर्व भारतीय दार्शनिक उस देश में धर्म शिक्षा देने पहुंचे थे।
मगध और सिंधु तट निवासी क्षत्रियों ने यूनान में व्यवस्थित राजसत्ता की स्थापना की थी। गार्डन चाइल्ड की न्यू लाइट ऑन द मोस्ट एशियंट ईस्ट के अनुसार यूनानी सभ्यता का मूल स्रोत भारतीय सभ्यता है। सर जॉन मार्शल लियोनार्ड वुली ने जो खोजें की हैं उनसे प्राचीन यूनान में विवाह संस्कार अग्नि की परिक्रमा करते हुए होते थे तथा मुर्दे जलाए जाते थे। प्राचीन काल में भारत का विस्तार कितना व्यापक था और उसके प्रभाव क्षेत्र में किस सीमा तक प्रायः समस्त एशिया आ चुका था, उसकी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें निम्न पुस्तकें पढ़नी चाहिए। 1. फणींद्र नाथ कृत, इंडियन टीचर्स ऑफ चाइना। 2. राहुल सांकृत्यायन कृत, जापान। 3. स्टैन कृत, एशियन खोतान। 4. V.A. स्मिथ कृत, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 5. रामचंद्र वर्मा कृत, अरब और भारत के संबंध। 6. अनेस्नी कृत, हिस्ट्री ऑफ जावानीज बुद्धिज्म। 7. बुद्धिस्ट record of the Western world. 8. Waddell Krut, Lamaism. 9. Stan Krut, Innermost Asia. 10. Janardhan Jha Krut, बौद्धकालीन भारत। 11. जगमोहन वर्मा कृत, फाहियान। कलकत्ता की द ग्रेटर इंडिया सोसाइटी ने अपनी प्रोग्रेस ऑफ ग्रेटर इंडिया रिसर्च योजना के अंतर्गत सन 1970 से 1942 की अवधि में अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, तिब्बत, मंगोलिया, मंचूरिया, बर्मा, श्याम, कंबोडिया, चंबा, जाना, बाली, बोर्नियो, सेल्वेस, सुमात्रा, मलाया, सीलोन आदि पर श्री UN घोषाल के द्वारा किए गए शोध कार्य को प्रकाशित किया था। इस प्रकार का प्रामाणिक ऐतिहासिक साहित्य पढ़ने से हम सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत किसी भौगोलिक सीमा की परिधि में अवरुद्ध नहीं था, वरन उसका कार्यक्षेत्र समस्त विश्व था। वे अपनी ही तरह संसार को सुखी और समुन्नत बनाने के महान मिशन में निरत जीवन व्यतीत करते थे। पार्ट 4 समाप्त।